नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, अध्यापक एसपी इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत भूगोल की जो पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय 4 कृषि के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हमें ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको सीखना है। सबसे पहला है, भारत में कृषि के विभिन्न प्रकारों की हम लोग व्याख्या कर सकेंगे। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों एवं उनकी उपयोगिता की सूची बना सकेंगे। फसलों को मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित कर सकेंगे। भारत के रेखा मानचित्र पर प्रमुख फसलों को दिखा सकेंगे तथा भारतीय कृषि में किसानों को आ रही विभिन्न चुनौतियों का हम लोग विश्लेषण कर सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो कृषि है वो कितने प्रकार की है, कौन कौन सी यहाँ कृषि होती है। तो भारत में जो कृषि के प्रमुख प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन जीविका कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि। बच्चों, आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या हो रहा है, गहन जीविका कृषि में चित्र के माध्यम से आप क्या समझने का प्रयास कर पा रहे हैं, और वाणिज्यिक कृषि क्या है। आइए इनको हम क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है, जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे सिर्फ परिवार का पेट भरा जा सके या परिवार के पेट किसी तरह से भर पाएँ, तो ऐसी खेती को हम लोग जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। अर्थात अपने जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मात्र खेती करना, मतलब हमें खाद्यान्न की जितनी आवश्यकता है हम सिर्फ उतना ही उत्पादन करेंगे। जब इस प्रकार की कृषि की जाती है तो वह कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। बच्चों, इस कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलों को उगाते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से नाम हैं। पूर्वी या उत्तर पूर्वी राज्यों, जहां असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको झूम कहा जाता है। मणिपुर में पलामू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसी कृषि को बेवर या दहिया के नाम से पुकारा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू अथवा पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बनिगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तरी पूर्वी प्रदेश में इसको झूम कहा जाता है। दूसरा है गहन जीविका कृषि। सघन कृषि या सघन खेती कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डाल करके अधिक उत्पादन किया जाता है। अर्थात जब हम छोटी सी भूमि पर अधिक परिश्रम के द्वारा, अधिक पूंजी के द्वारा, कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए जब उत्पादन अधिक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उत्पादन अधिक बढ़ता है, तो जब इस प्रकार की कृषि की जाती है तो वह गहन जीविका कृषि कहलाती है। अर्थात छोटे से टुकड़े पर खाद्यान्न का इतना उत्पादन करना कि वो अपने लिए भी उपयोग हो सके और कुछ शेष बच सके ताकि हम उसको बेचा भी जा सके। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको गहन जीविका कृषि कहते हैं। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। तो बच्चों, क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां पर कि इस प्रकार की कृषि की जाती है? तीसरा है जो मुख्य प्रकार वह है वाणिज्यिक कृषि का। तो इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। अर्थात जब हम कोई खेती या कृषि इस आशय से करते हैं कि उसको हमें बेचना है, बेच करके उससे हमें धनोपार्जन करना है, वाणिज्य करना है, तो इस प्रकार की खेती को हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस तरह की जो कृषि है इसमें आधुनिक साजो सामान, अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का हम लोग अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। जो रोपण कृषि है, जो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही होती है। जब किसी एक फसल को बड़े भूभाग में उपजाया जाता है तो उसको हम लोग
रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे श्रमिकों की जरूरत होती है। रोपण कृषि से मिलने वाला जो उत्पाद है अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि। रोपण कृषि की सफलता में यातायात और संचार के साथ विकसित साधन और अच्छे बाजार का होना बहुत आवश्यक है। चाय मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में जाती है, जबकि कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। केले का उत्पादन बिहार और महाराष्ट्र में होता है। इन प्रकारों के अलावा कृषि के कुछ शस्य प्रारूप भी हैं, अर्थात कृषि की कुछ ऋतुएं हैं, कब कब कौन कौन सी फसल बोई जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से 3 शस्य ऋतुएं मानी जाती हैं। शस्य प्रारूप है उनके क्रॉपिंग पैटर्न्स, रबी, खरीफ और जायद, जिनको हम लोग निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। कई कक्षा में हमने इसका अध्ययन किया है, रबी फसल का, खरीफ फसल का और जायद फसल का। इसको संक्षेप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि रबी की फसल जो है जाड़े में उगती है, इसलिए इसको जाड़े की फसल भी कहा जाता है। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच और कटाई जो है अप्रैल से जून के बीच होती है। रबी की मुख्य फसलों की यदि हम बात करें तो गेहूं, बार्ली, मटर, चना और सरसों। रबी की फसल का मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं हमारे देश में वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा जो दूसरा खरीफ की फसल है, यह खरीफ की फसल गर्मी में उगती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहा जाता है। खरीफ की बुआई जुलाई और कटाई इसकी जो है सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं वह धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन है। धान के मुख्य उत्पादक हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तथा बिहार। इसके अलावा तीसरी जो जायद की फसल है, जायद की ऋतु है, जायद का जो मौसम है वो रबी और खरीफ के बीच में आता है। इस मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी मौसम में उगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में कम से कम 1 साल लग जाता है। अगर हम भारत में पैदा होने वाली या भारत में जो जो मुख्य फसलें का उपज होती है, कौन कौन सी पैदावार होती है, तो मुख्य फसलों की यदि हम बात करें तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। कुछ ऐसी फसलें भी हम लोग उगाते हैं जिनको खाने के लिए उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसी भी फसलें हम लोग पैदा करते हैं जो कि अखाद्य होती हैं, जिनको हम खाते नहीं हैं, सिर्फ बेचने के लिए या वाणिज्यिक रूप से या व्यापार करने के लिए इनका बोई जाती हैं। तो भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं उसमें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कहवा, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। तो ये हमारे भारत की प्रमुख फसलें हैं जिनको कि हम एक बृहद स्तर पर उगाते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि चावल जो है हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न है। भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो चावल है। हमारे जो देश है हमारा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है, जैसा कि हमने पहले भी आपको अध्ययन कराया इसके बारे में। चावल उगाने के लिए कौन कौन सी प्रमुख भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, तो चावल उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां पर तापमान जो है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, अर्थात टेम्परेचर यहां पे कुछ सामान्य से अधिक चाहिए। चावल उत्पादन के लिए वर्षा 100 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होना आवश्यक है। मिट्टी की यदि बात करें तो गहरी, चिकनी और बलुई मिट्टी चावल उगाने के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। क्योंकि इसमें श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए सस्ते श्रम की आवश्यकता है। अगर भारत में चावल वितरण की बात करें कि भारत में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर कि चावल उत्पादन होता है, बच्चों आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यह जो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, आप इसको देखिए, यहाँ इस क्षेत्र में चावल की अधिक पैदावार है।
चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल जो है पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में से एक बन गया है। क्योंकि पहले पंजाब क्या था, चावल का उत्पादन ना करके सबसे ज़्यादा जहां उत्पादन होता था वो गेहूं का हुआ करता था। दूसरी फसल जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह गेहूं है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की इसमें आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें सर्दी और गर्मी दोनों की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गेहूं उगाने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं जो होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि गेहूं उगाने के लिए तापमान जो है 10 से 15 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। मिट्टी इसमें जो है चिकनी और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ भी श्रम की आवश्यकता है, अर्थात कम श्रम लगता है, इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो गेहूं की वितरण की बात करें कि भारत में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जहां गेहूं का वितरण होता है, तो बच्चों आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जहां ये भारत में जो कलरफुल क्षेत्र है, जहां रंगीन है बना हुआ, यहाँ पर गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। गेहूं उगाने वाले मुख्य दो क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी का प्रदेश। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद अगर हम मोटे अनाजों की बात करें कि भारत में कौन कौन से ऐसे मोटे अनाज हैं जो पैदा होते हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वह अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। मोटे अनाजों में सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो अध्ययन करना है हमें वो ज्वार का है। बच्चों आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं ज्वार क्या होता है, ज्वार की पैदावार कैसी होती है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अगर हम सबसे अधिक देश में चावल का उत्पादन खाने के लिए करते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं करते हैं, तो ज्वार भी बहुत अधिकांश लोगों के द्वारा भारत में खाया जाता है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह खरीफ की मुख्य फसलों में से है। यह एक प्रकार की घास है जिसकी बाली के दाने मोटे अनाजों में गिने जाते हैं। ज्वार उगाने के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं उसमें तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की बीच चाहिए होता है। वर्षा इसमें कम आवश्यकता होती है बरसात की, अर्थात 40 से 60 सेंटीमीटर के लिए वर्षा इसके लिए काफ़ी है। मिट्टी इसके लिए भारी दोमट, हल्की दोमट मिट्टी होना चाहिए। सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। अगर भारत में ज्वार वितरण क्षेत्र की बात करें तो बच्चों यह जो भारत के नक्शे में आप देख रहे हैं जो पीला पीला भाग है, यह पीला भाग हमारा ज्वार का क्षेत्र है। यहाँ पर ज्वार उत्पादन होता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। दूसरी जो मोटे अनाज है वह बाजरा है। हमें बाजरा का भी अध्ययन करना है। तो बाजरा एक ऐसी फसल है जो कि विपरीत परिस्थितियों में सीमित वर्षा वाले क्षेत्रों तथा बहुत कम उर्वरकों की मात्रा के साथ उगाई जाती है। बाजरा की फसल तेजी से बढ़ने वाली गर्म जलवायु की फसल है। इसमें सूखा सहन करने की अद्भुत शक्ति होती है, सभी जानते हैं इसके बारे में। और बाजरा उगाने के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं उसमें तापमान
27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। वर्षा की आवश्यकता यहाँ भी कम होती है, 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त है। मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी, दोमट या लाल मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। अगर भारत में बाजरा वितरण क्षेत्र की बात करें तो बाजरा जो है बच्चों, ये भारत के नक्शे में पिंक कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है, यह बाजरा उत्पादक का क्षेत्र है। यह बाजरा उत्पादक हमारे भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। इन प्रदेशों में, इन राज्यों में बाजरा की पैदावार होती है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं रागी का। रागी भी मोटे अनाज की एक फसल है। रागी जो है वो शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वह कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। रागी उगाने के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दिशाएं हैं उसमें तापमान 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी इसमें लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चों हम अध्ययन करेंगे मक्का का। हमारे देश में मक्का भी एक प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से है। ये प्रमुख खाद्यान्न फसल नहीं है लेकिन खाद्य फसल है। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है। मक्का के फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है तथा इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो पुष्पन और दाने भरने के समय है। इसके अलावा खेत में पानी का निकासी भी अति आवश्यक होती है, अर्थात इसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। 400 से 600 मिलीमीटर के लिए पानी इसमें भरा होना चाहिए। पानी निकासी की भी व्यवस्था होना चाहिए। जब इसमें सिंचाई भी करनी पड़ती है पुष्पन के समय, और जब दाने आने लगते हैं फल में तो उस समय मक्के के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। मक्का उगाने के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं कि कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जहाँ पर कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर कि मक्का को उगाया जा सकता है, तो मक्का उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहाँ पर कि तापमान जो है 21 से लेकर के 27 सेंटीग्रेड के बीच में हो। वर्षा इसमें मिनिमम 25 सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 500, अर्थात कम से कम वर्षा और मैक्सिमम वर्षा दोनों स्थितियों में मक्का को उगाया जा सकता है, बशर्ते कि वहाँ पर सिंचाई की साधन की उपलब्धता हो। मिट्टी इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। श्रम इसमें अधिक लगता है, इसीलिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में यदि मक्का उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो आप भारत में यह रेड कलर से देख रहे हैं प्रदेशों को, यह रेड कलर से रंगे हुए जो प्रदेश के क्षेत्र हैं यह मक्का उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसमें कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक देशों में या उत्पादक राज्यों में आते हैं। दलहन बच्चों, उपर्युक्त अभी हमने जो अध्ययन किया है जिन खाद्यान्नों का, उन खाद्यान्नों के अलावा हमें दलहन का भी अध्ययन करना है। दलहन अर्थात दालें। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, अर्थात यह इतना उत्पादन करता है कि यह स्वयं के उपभोग के लिए भी इसको पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा अत्यधिक उत्पादन होने के कारण यह उसको निर्यात भी कर सकता है, या निर्यात हमारा भारत देश दलहनों का करता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। इसमें तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? भारत में प्रमुख जो दलहन उत्पादक राज्य हैं हमारे देश के, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, यह दालों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा
अन्य खाद्य फसलें भी हमारे देश में उगाई जाती हैं, जिसमें कि गन्ना, तिलहन, चाय और कॉफ़ी ये प्रमुख हैं। तो ये जो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गन्ना का। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए होता है, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तथा मिट्टी, इसमें चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में अगर गन्ना उत्पादक की बात करें, कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहां गन्ना उत्पादन होता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद बच्चों हमें अध्ययन करना है तिलहन का। तिलहन अर्थात जिससे तेल निकाला जाता है, ऐसी फसलें जिससे हम लोग तेल निकालते हैं। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें हमारे यहाँ बोई जाती हैं। इनमें से अधिकतर जो खाद्य हैं और खाना बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीज जो हैं, बीजों का उपयोग हम लोग साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हमारे देश में जो मुख्य दलहन उगाई जाती हैं उसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी है। इसके बाद जो पेय पदार्थों में चाय और कॉफ़ी का हमें अध्ययन करना है। तो चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक प्रमुख उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति इसको उगाया जा सकता है। भारत में चाय के जो उत्पादक राज्य हैं उसमें आप बच्चों भारत में मानचित्र के हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चाय सबसे अधिक होती है। तो चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। दूसरा जो पेय पदार्थ है जो भारत में अधिक इसकी जो उपज होती है वह कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। भारतीय कॉफ़ी जिसे अधिकतर दक्षिण भारत में मानसूनी वर्षा में उगाया जाता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। यमन देश से इसको लाया गया था भारत में। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में सबसे अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन जो कर्नाटक में है वहाँ की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत हुई थी। काफ़ी उत्पादक अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में कुल 3 राज्य हैं दक्षिण भारत के जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी कृषि की जाती है। बागवानी फसलों की अगर हम बात करें तो बागवानी पौधों की खेती का विज्ञान कहलाता है। यह फलों, वनस्पतियों, सब्जियों और फूलों, गिरीदार फलों, मसालों और सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है। बच्चों हमें अपने इस अध्याय में बागवानी फसलों का भी अध्ययन करना है। तो भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। अखाद्य फसलों की यदि हम बात करें कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी अखाद्य फसलें हैं जिनको कि हम लोग खाते नहीं हैं, अन्य किसी दूसरे व्यापार में या वाणिज्यिक रूप से का उपयोग करते हैं, तो रबड़ की खेती और रेशेदार फसलों जिसमें कि कपास, जूट और रेशम आता है, इनका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रबड़ का।
रबड़ जो है भूमध्य रेखीय कृषि की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। रबड़ जो है एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। रबड़ मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो बच्चों, क्या आप उन वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जो रबड़ से बनती हैं या जिन वस्तुओं में रबड़ का उपयोग होता है? आपको ऐसी लिस्ट बनाना है। दूसरा हमें बच्चों जो अध्ययन करना है वह है रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य 4 रेशेदार फसलें हैं। इसमें से कपास, जूट, सन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं, और जो रेशम है यह रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर मिलता है। तो जो रेशम है यह मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों में पाया जाता है, उसके कोकून से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहलाता है। दूसरा जो जिसका अध्ययन करना है वह कपास है। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है, अर्थात कपास का जो उत्पादक राज्य देश है वह भारत ही है। सूती कपड़े उद्योग में कपड़ा एक मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं, तापमान 21 से 27 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए जो कि पाला रहित हो। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच आवश्यक होती है। इसके लिए मुख्य रूप से सिर्फ काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास सिर्फ वहीं उगाई जाती है जहाँ पर कि काली मिट्टी हो। सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारत में जो कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं, आप इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कपास कहाँ कहाँ पैदा होता है। तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद अन्य जो मुख्य फसल है वह जूट है। जूट एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला और बेलनाकार होता है। इसके रेशे बोरे, दरी, तंबाकू, त्रिपाल, टाट, रस्सियां, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने के काम आते हैं। जूट की खेती जो है नगदी खेती कहलाती है। इससे लोगों को नगद पैसा हासिल होता है। नगदी फसल का मतलब होता है जिसको बेच करके हम नगदी या रकम या धन प्राप्त करते हैं। जो जूट उत्पादक राज्य हैं हमारे देश में, आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं जो कलरफुल राज्य हैं वह जूट उत्पादक राज्य हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्यों में से हैं। तो बच्चों, इस पाठ का में हमने क्या क्या अध्ययन किया उसका एक बार पुनरावलोकन कर लें। तो बच्चों, अभी हमने इस पाठ में निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है कि भारत में कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उसकी उपयोगिता को हम लोगों ने सीखा। भारत के रेखा मानचित्र पर प्रमुख फसलों के उत्पादक क्षेत्रों को हमने समझा। बच्चों, अगले भाग में हम वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन करेंगे। अब बच्चों, आप लोगों को गृह कार्य करना है। गृह कार्य के लिए आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसको आप अवश्य करें। पहला है चावल एवं गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। दूसरा, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें।